आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला खान हूँ और प्रोग्राम है परदेश से देश तक। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम मोहम्मद अशरफ साहब का एक मसला आपके सामने रखने जा रहे हैं। मोहम्मद अशरफ साहब का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के इलाके आरिफ वाला से है, लेकिन एक अरसा दराज से वो बरतानिया में मुकीम है और इनकी एक 37 एकड़ की अराज़ी थी जिसकी वो देखभाल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी अपने सगे भाई मोहम्मद बशीर को सौंप दी। मोहम्मद बशीर साहब इसकी देखभाल करने लगे और कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब इस अराज़ी की कीमत काफ़ी हद तक बढ़ गई और इसकी जो मालियत है वो इस वक्त 9 करोड़ रुपए के लगभग है, तो इसकी मालियत बढ़ने की वजह से, इसकी कीमत बढ़ जाने की वजह से मुबैना तौर पर ये जो मोहम्मद बशीर साहब हैं इन्होंने अपने भाई की जो ज़मीन है वो जाली कागजात तैयार करवा के, मुबैना तौर पर जाली कागजात तैयार करवा के अपनी बहू के नाम मुंतकिल कर दी, जिनका नाम सारा है। और फिर ये जो सारा नामी खातून है इन्होंने अपनी ये जो ज़मीन थी ये इसको इन्होंने अपने शौहर के नाम मुंतकिल कर दिया, जिनका नाम नैयर बशीर है। और यूं जब मुतासरा शख्स जो मोहम्मद अशरफ हैं उनके इल्म में आया तो उन्होंने फिर कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया और ये ज़मीन का कब्ज़ा तो उन्होंने वागुज़ार करा दिया, लेकिन अभी तक कागज़ात में जो मालिक हैं वो उन जाली कागज़ात के मुताबिक मोहम्मद बशीर साहब के जो बेटे हैं नैयर बशीर वो हैं। तो जो मुतासरा शख्स हैं वो ये चाहते हैं, हुकूमत से इस्तदा करते हैं कि उनकी इस ज़मीन को उनके नाम पर मुंतकिल करने में मदद फराहम की जाए। हम इस कहानी पर तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। मोहम्मद अशरफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुतासरा शख्स हैं जो कुछ देर में। मोहम्मद शहजाद साहब मुतासरा शख्स के रिश्तेदार हैं, इस पूरे मामले की मुकम्मल तफसीलात के रखते हैं। मोहम्मद शहजाद साहब से भी पूछेंगे क्या मसला है, और इसके साथ साथ सफदर सुखेरा साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर शहीद राना साहब माहिर कानून, उनसे मैं बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा सफदर सुखेरा साहब से जो कि नुमाइंदे हैं 92 न्यूज़ के आरिफ वाला में। सफदर सुखेरा साहब, आपने इस स्टोरी पर बहुत काम किया है, तफसीलात इसकी तमाम तर हासिल की हैं। ये 37 एकड़ जगह है। जो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा वो ये है कि जिन साहब पर मोहम्मद बशीर साहब पर इल्ज़ाम लगाया इनके अपने भाई मोहम्मद अशरफ साहब ने कि इन्होंने मेरी जगह पर कब्ज़ा कर लिया, तो आपका मोहम्मद बशीर साहब और उनकी फैमिली से रब्ता हुआ है क्या? वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं इस ज़मीन के बारे में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने रब्ता किया, जो मोहम्मद बशीर हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि अरसा 6 माह से जो है वो वफात पा चुके हैं, इस दुनिया पानी से हो चुके हैं। इसके बाद जो है वो हमने रब्ता किया है उनका जो बेटा है नैयर बशीर, उससे रब्ता किया तो नैयर बशीर ने जो है वो अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। उसने कहा है कि जो आप दिल करता है आप करें, यानी कि ये ज़मीन हमारी है, बस हम इस पर काबिज़ हैं। मैं मुख्तसर आपको बताऊं कि उसने अपना कोई ठोस जो है वो मौक़िफ़ नहीं दिया, बस टाल मटोल से जो है वो काम लिया और जो है वो मुलाकात से भी इनकारी हो गए। अच्छा, तो सफदर साहब ये ज़मीन का जो कब्ज़ा है इस वक्त वो मोहम्मद अशरफ साहब का ही है, इस पर इनको यानी अपनी ज़मीन वापस, इसका कब्ज़ा वापस मिल गया है और इस पर कोई काश्तकारी कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल, मोहम्मद अशरफ साहब के पास जो इसके हकीकी मालिक है, असल मालिक है, उनके पास ही इस ज़मीन का 35 एकड़ का जो है वो कब्जा है और उसका जो है वो एक मुख्तारे खास है मोहम्मद शहजाद इसका मुख्तारे खास है। वो इस ज़मीन पर जो है वो काश्तकारी कर रहा है, अपनी जो है वो फसल जो है वो काश्त कर रहा है, उसके पास ही कब्जा है। जी ठीक है, तो ये अब मोहम्मद शहजाद साहब को अशरफ साहब ने अपनी मर्जी से ये ज़मीन काश्तकारी के लिए दी है और इसका कब्जा फराहम किया उनको? जी बिल्कुल, उसको अपनी मर्जी से ही जो है वो ज़मीन दी है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो मोहम्मद शहजाद हैं इसके मुख्तारे खास भी हैं, इसके कज़न भी हैं। उन्होंने अशरफ से जो ज़मीन ये 37 एकड़ ली है वो ठेके पर ली है, उसको बाकायदा ये ठेका देते हैं। 2012 से जो है वो ये इनके पास ही इनका जो है वो कब्जा है। 2012 से ये उनके जो मुख्तारे खास हैं वो ज़मीन जो है वो काश्त कर रहे हैं।
सही है। तो ये बताइए सफदर साहब कि इन्होंने अपना जो ये ज़मीन पर नैयर बशीर साहब ने जो कब्ज़ा कर रखा था या कागजात तैयार करवाए हैं, वो कागजात इन्होंने कैसे तैयार करवा लिया? अगर ये इसके मालिक नहीं है, इन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी नहीं है, तो ये कागज़ों में इसके मालिक कैसे बन गए? जी बिल्कुल, ये मुबैना तौर पर जो महकमा माल के अफसरान हैं, जिनमें ADLR तैयब भट्टी साहब हैं, जो कि अब उनका ट्रांसफर हो चुका है। उन दिनों में वो यहाँ आरिफवाला में ही तैनात थे, अब उनका ट्रांसफर जो है वो लोधरा में हो चुका है। और इसके साथ जो थे वो गजनफर नबीद चौधरी तहसीलदार थे, उनका भी अब ट्रांसफर हो चुका है और वो AC चीचा बसरी में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो तैनात है। और इसके इन दोनों के साथ तीसरा जो है वो इस इलाके का हल्का का पटवारी था, उसका नाम है सफदर भट्टी। ये तीनों से जो है वो इन्होंने साजबाज होकर जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है जितने भी इंतकालात किए हैं वो गैर कानूनी तरीके से मुबैना तौर पर किए हैं जी। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद शहजाद साहब भी मेरे पास मौजूद है। मोहम्मद शहजाद साहब, इस वक्त ये ज़मीन जो है वो आपके पास है और आप इस पर काश्तकारी कर रहे हैं, आपका क्या इस सिलसिले में मुआहदा मोहम्मद अशरफ साहब से तय हो चुका है? आपको मुख्तार ख़ास आपके पास मौजूद है, तो आप उसके तहत ये काश्तकारी कर रहे हैं? जी मेरे पास सर मुख्तार ख़ास है, मैं काश्तकारी कर रहा हूँ। सही है। तो शहजाद साहब, कल को आप भी इसको मिली भगत से महकमे के लोगों के साथ मिलकर ज़मीन पर कब्जा करना चाहें तो आप भी जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इस पर कब्जा कर सकते हैं कि जी उन्होंने चूंकि अब आपको मुख्तार ख़ास दे दिया है तो आपके पास रास्ता मौजूद है, आप कर सकते हैं, जैसा कि उन बेचारों के साथ पहले धोखा हुआ। सर 5 मुझे एक जैसी नहीं होती सर। हाँ, तो आप ये सारा मामला शहजाद साहब आपके इल्म में है कि ये जो मोहम्मद बशीर साहब ने पहले कब्ज़ा किया, फिर अपने बेटे बहू के नाम कर दिया, फिर उनके बेटे के नैयर बशीर साहब के नाम है, तो ये आप भी क्या इनके रिश्तेदार हैं? तो आपके इल्म में था कि ये बशीर साहब इस तरह से कर रहे हैं या नाजायज़ काबिज हो चुके हैं या इन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं? नहीं सर, इसके बारे में पहले कोई इल्म ना था हमें तो बाद में इल्म हुआ। अशरफ साहब को बाद में इल्म हुआ 2011 से। अच्छा। 2010 को 1068 इंतकाल नंबर सर इन्होंने बशीर मोहम्मद ने अपनी बहू के नाम मुंतकिल करवाया, 1068 इंतकाल। हाँ, सही है। तो 1 करोड़ जी 1 करोड़ 95 लाख रुपए की अदायगी जो है उसमें लिखवाई, तो इन्होंने रकबा जो अपनी बहू बेच दिया था। अच्छा। उस तो बाद बहू ने 1071 इंतकाल नंबर जो है वो 23/3/2011 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੈयर ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀਗਾ ਨੈयर ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ बशीर मोहम्मद ने अपने वालिद ਨੂੰ दोबारा फिर तबलीग कर ਦਿੱਤਾ। ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है, आप जरा शहजाद साहब मेरे साथ रहिएगा, मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मोहम्मद अशरफ साहब, सर ये मैं आपको ये बताता चलूँ नाज़रीन कि आमिर शहीद राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक सवाल मैं मोहम्मद अशरफ साहब से पूछ के उनका मौक़िफ़ सुन लें ताकि शहीद राना साहब उस पर जो है वो कमेंट कर सकें। मोहम्मद अशरफ साहब, ये आपने अपने सगे भाई को इख्तियार दिया कि वो इस ज़मीन की देखभाल करें, उस पर काश्तकारी करें, लेकिन आपके भाई ने जो अब 6 माह पहले वफात पा गए हैं वो अपने बच्चों के नाम ये ज़मीन मुंतकिल कर दी और आप कहते हैं कि उसके जाली कागजात भी उन्होंने तैयार करवा लिए। तो आपको ये कब इल्म में आया आपके कि ये कागजात तैयार हो चुके हैं और फिर ये आपने वापस ज़मीन कैसे हासिल की है और अब आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूं कि जो पेपर वर्क मैंने उसे एफिडेविट दिया था वो मैंने सिर्फ मैनेजमेंट के लिए दिया था, लेकिन उस आदमी ने उसको मिसयूज करके मुझे सारी प्रॉपर्टी से फारग कर दिए और कुछ आपने उसने अपने बेटे के नाम जमीन लेके जो अब वो उसका मालिक बना हुआ है वो मेरे पैसों से जमीन लेके डायरेक्ट उसके नाम ट्रांसफर कर दी, लगा दी डायरेक्ट। और मकान उसके पास है और में कोठी है, शॉपिंग सेंटर है, वो
सारे मेरे पैसे से, अब उस प्रॉपर्टी की इनकम से वो जो पैसे आते हैं वो रिश्वत दे के वो मुझे मेरी बाकी प्रॉपर्टी से भी महरूम कर रहा है। चलें अशरफ साहब, लेकिन आपको तो आपकी जमीन अब वापस मिल चुकी है ना? द लैंड इज स्टिल ऑन हिज नेम। ठीक है, चलें राइट जी, एक मिनट जरा, मैं आप बिल्कुल आप चीफ जस्टिस से अपील करना चाह रहे हैं, लेकिन एक मिनट जरा आमिर शहीद राना साहब से मैं इस पर राय ले लूँ। आमिर शहीद साहब, ये आपने मोहम्मद अशरफ साहब की बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने भाई को अटर्नी दी कि वो इसकी देखभाल कर सके, और उनके भाई ने उस पर कब्जा कर लिया, और वो उनके मुताबिक कि किस तरीके से मैंने वो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो कैंसिल करा दी थी, तो उन्होंने वो कैंसिलेशन को कैंसिल करके और फिर ये ज़मीन जो है वो इंतकाल इसके नाम पर कर दिया, और आज कब्जा तो इन्होंने हासिल कर लिया लेकिन ज़मीन इनके भाई के बच्चों के नाम है। तो आमिर सईद साहब, क्या आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये मुमकिन है कि जाली कागजात इस तरह तैयार किए जा सकें कि ज़मीन ही अपने नाम करवा ले कोई? देखिए जी, मेरे भाई ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई है कि मैंने जितना भी एग्रीमेंट टू सेल किया था, एग्रीमेंट टू सेल के साथ इनको मैंने पावर अटार्नी दी थी मेरे भाई को। अगर भाई को पावर अटार्नी दी थी तो पावर अटार्नी दो किस्म की होती है, एक स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी होती है, एक जनरल पावर ऑफ अटार्नी होती है। अगर इन्होंने अपने भाई को जनरल पावर ऑफ अटार्नी दी थी तो उसमें सिर्फ मैनेजमेंट के इख्तियारात नहीं होते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टी को बेचने के इख्तियारात भी साथ साथ होते हैं। तो ये मेरे भाई ने अगर उनको जनरल पावर अटार्नी दी थी और जनरल पावर अटार्नी देने के बाद उन्होंने अपना नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा ली थी, और बाद में इन्होंने अगर जीपीए जनरल पावर अटार्नी कैंसिल भी कराई है, तो फिर उस वक्त के अंदर अगर उन्होंने प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर कर दी की थी तो उसको जो प्रॉपर आगे कैंसिल करने के इख्तियार है वो सिविल कोर्ट के पास है। तो वो सिविल कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं कि मैंने जो इसको पावर अटार्नी दी थी वो जनरल पावर अटार्नी नहीं दी थी। अगर तो जनरल पावर अटार्नी नहीं दी थी, स्पेशल पावर अटार्नी दी थी, तो फिर तो उसके ऊपर एफआईआर होती है। तो फिर इनको चाहिए कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करे कि मैंने इनको अख्तियार दिया था सिर्फ मैनेजमेंट की हद तक, इन्होंने उसके अंदर एडिशन की है। क्योंकि ये अशरफ साहब पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो पढ़े लिखे बंदे के सामने ये लिखा होता है कि मैं जब पावर अटार्नी दे रहा हूँ किसी मैनेजमेंट की हद तक लिख के दे रहा हूँ, या उसके अंदर है कि इसको प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, बयाना वसूल कर सकता है। अगर उन्होंने अपने हाथों काट के उसको दिए हुए और फिर बाद में कैंसिल भी करा लिया है, तो उस दौरान जो अगर ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए इनके पास इख्तियार है सिविल कोर्ट में जाने का। दूसरी बात अभी मेरे भाई ने की है कि जज साहब ने इनसे जो कोई पैसे लिए या कोई काम किया, तो ये चलता रहता है। अगर आपको जज के खिलाफ कोई अगर इशू है तो उस जज के खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल करें डायरेक्टरेट ऑफ जुडिशरी हाई कोर्ट के अंदर, उसके खिलाफ कंप्लेंट होगी, डॉक्यूमेंट के साथ पेश करें, वो जज साहब चेक हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे अगर कोई आपको उससे ग्रीवियस है। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर चल रहा है। प्रोसीजर के अंदर कई दफा लकूनास भी आ जाते हैं, लेकिन अगर दोनों सगे भाइयों का इशू है और डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बना के खुद ही दिए और बाद में अगर कैंसिल कर दिए तो पोजीशन उन्होंने ले लिया हुआ है, अब कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का दावा फाइल किया हुआ है, वो मेरे ख्याल में जल्द से जल्द डिसाइड हो सकता है। उसको कोर्ट से डायरेक्शन दे सकते हैं आप इसको जल्द से जल्द डिसाइड किया। बिल्कुल ठीक है आमिर शहीद साहब, लेकिन मेरा ख्याल है वो जो कहना चाह रहे थे वो कह रहे थे कि इन्होंने ये मैनेजमेंट के लिए पावर अटर्नी दी थी जिसमें उनको बेचने का या किसी से बयाना वगैरह वसूल करने का इख्तियार नहीं था। तो अगर ऐसी सूरत है तो फिर किस किस्म का ये फ्रॉड है और किन किन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है? देखिए, अगर तो उन्होंने स्पेशल पावर अटार्नी बनाई थी, स्पेशल पावर अटार्नी के अंदर इख्तियार होता है सिर्फ मैनेजमेंट की हद तक, तो उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। पहली तो बात इनकी गलत है। अगर प्रॉपर्टी इन्होंने कैंसिल आगे ट्रांसफर होगी तो मीन इन्होंने जनरल पावर अटार्नी दी होगी। अगर जनरल नहीं दी थी, स्पेशल दी थी, स्पेशल पे हुआ है तो फिर तो जो आगे उसके अंदर जो महकमा माल का अमला होगा, तहसीलदार होगा, पटवारी होगा, जो आगे आपके ऑफिसरान होंगे, वो सारे के सारे जेल में जाएंगे। उनके खिलाफ एप्लीकेशन दें, ऑटोमेटिकली जो है ना ये इंतकाल कैंसिल हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब एक चीज मोहम्मद अशरफ साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने अटर्नी दी थी अपने भाई को, ये सिर्फ आपने मैनेजमेंट के लिए दी थी, उसको देखभाल करने के लिए, या आपने इख्तियार भी दिया था कि वो बेच भी सकता है? वो किस किस्म की थी? उन्होंने सिर्फ मैंने उन्हें मैनेजमेंट पर्पज के लिए थी। उसमें जो उन्होंने हरकत की अपने बेटे और अपनी बहू से के साथ मिलके, वो सारा फ्रॉड हुआ है रिश्वत की बेस पे। कानगो, पटवारी, तहसीलदार, एसीडीसी और जितने भी आदमी थे उन्होंने रिश्वत लेके मुझे सारी प्रॉपर्टी से फारिग की है। दिस इज व्हाट हैपेंड। और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन उसका अभी तक जो वही हो रहा है, हर आदमी जो कहता है प्रॉपर्टी कितने किया उसके हिसाब से हमें रिश्वत दो। सही है। अच्छा, तो आपने इसका कब्जा वापस कैसे हासिल किया अशरफ साहब? कब्जा जो था ना वो मैंने जब ये मियां और बाप आपस लड़ पड़े थे और उसने इसके बाप ने से कहा कि तुमने मेरी बीवी को मार दिया। उस झगड़े के दौरान उसके अगर आप पेपर वर्क अगर देखें तो इसके बाप ने इसके बेटे के खिलाफ किया हुआ था। तो जमीन मुझे वापस दी
वापस करके इंतकाल कर दिया। फिर इसने रिश्वत दे के जज को, ये आपा बेटा दोनों और हो गए, और जज को रिश्वत दे के वो जो पहला केस था वो मामला जो केस था रिवर्स करवा ली। ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा सफदर सुकैरा साहब, ये बशीर साहब आपसे आप कह रहे हैं कि आपने रब्ता किया नैयर बशीर से, नैयर बशीर से आपने रब्ता किया, तो नैयर बशीर ये कहते हैं कि जी वो इस पर मौक़िफ़ नहीं देना चाहते। आपने उनसे किस किस्म के सवालात किए जिसका उन्होंने कोई मौक़िफ़ अख्तियार किया होगा? उन्होंने टीवी पर तो आने से इनकार कर दिया, लेकिन आपको उन्होंने क्या कहा कि ये ज़मीन उन्होंने ख़रीदी है या ये ज़मीन जो है वो उनको उनके भाई ने जो है वो गिफ्ट कर दी थी? वो कहते क्या हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है इस पर? जी, जब उनसे मैंने रब्ता किया, बजरिया टेलीफोन पर रब्ता किया गया, मैंने कहा कि मोहतरम मैंने आपसे इस इशू पे जो है वो स्टोरी चलनी है, ये ज़मीन का आपका तनाज़ा चल रहा है 35 एकड़ का, इससे मैंने आपसे जो है वो मुलाकात करनी है और फिर आपको बताते हैं कि हमने एक स्टोरी करनी है, इसके बाद जो है वो आपको लाइन अप करेंगे, आपका मौक़िफ़ क्या है। तो उन्होंने पहले तो ये कह दिया कि मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। मैंने कहा आप कहाँ हैं बताएं, मैं आपको मिल देता हूँ। वो कहते हैं कि मैं जहाँ भी हूँ, जिधर भी हूँ, लेकिन आपसे मैं नहीं मुलाकात कर सकता। मैंने कहा फिर वो आपका जो इशू चल रहा है ज़मीन का तनाज़ा है 35 एकड़ का, उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने कहा कि बस जी ये ज़मीन हमारी है और क्या मौक़िफ़ है इसका, बस उन्होंने यही बात की। उसके बाद जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं चौधरी सफदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पटवारी हैं इस मौज़े के इलाके के जहाँ पर ये ज़मीन वाक़ है। चौधरी सफदर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि ये जो ज़मीन का मामला है आपके इल्म में होगा, मोहम्मद अशरफ साहब हैं, एक बरतानिया में मुकीम हैं, ये कहते हैं कि जी मेरे भाई को मैंने अटॉर्नी दिया कि वो इसकी देखभाल कर सके, इसको काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर सके, लेकिन उसने जाली कागजात तैयार करवा के अपने नाम इसको ट्रांसफ़र करवा लिया, अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करवा लिया। तो ये किस तरह मुमकिन होता है चौधरी सफदर साहब के एक आदमी ने अपने भाई को ज़मीन बेची नहीं है और वो ये अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा ले कि जी मैंने 1 करोड़ और कुछ 95 लाख रुपए की ये ज़मीन खरीदी है? मैं क्या दोनों भाई थे, बशीर मोहम्मद और मोहम्मद अशरफ। हाँ जी, 8-9 एकड़ के मालिक थे। हाँ नहीं, उसके वो बाद इन्होंने जी मुख्तलिफ औकात में सन 90 तक तकरीबन ज़मीन खरीदते रहे हैं। जी हाँ जी। नहीं, लेकिन अशरफ साहब ये कहते हैं कि मैं बाहर था, मैं चूंकि बाहर होता था तो मैं इस ज़मीन की खुद देखभाल नहीं कर सकता था, तो मैंने एक अटर्नी अपने भाई को दे दी कि तुम इसको इस्तेमाल करो और इसकी जो है ना इस पर काश्तकारी कर सकते हो। लेकिन वो भाई ने कहते हैं अपने बच्चों के नाम इसको ट्रांसफ़र करवा दिया जाली कागजात तैयार करवा के। तो वो जाली कागजात तैयार करके कोई ज़मीन किसी की अपने नाम करवा सकता है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। नहीं, उन्होंने जो मुख्तार आम भाई ने बनाया है ऐसे दिता है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਆਮਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ तमलीक करने का शायद अख्तियार दे गया थी उन्होंने। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने ये अख्तियार नहीं दिया था, अशरफ साहब कहते हैं। वो आप ही कहते हैं ना मैंने पावर ऑफ अटार्नी दिया। हाँ, पावर ऑफ अटार्नी का मतलब यही होता है ना जी, अख्तियार दिता है। नहीं, अटार्नी भी तो 2 तरह की होती है ना, एक अटार्नी में आप बेच सकते हैं जमीन और दूसरी अटार्नी जो है। अच्छा, ये अशरफ साहब जो है हमें सुन लें, इनकी बात सुन लें। जी अशरफ साहब। भगत थी। जी अशरफ साहब। मेरी बात यह है कि सफदर ने भी लोग इस ईमानी में शामिल हैं, अल्लाह को देखा। इन लोगों ने मेरी भगत से ये झूठ बोल के पावर अटार्नी में ऐसी की थी तो आप अल्लाह को जिम्मेदार कर सके। अब आप झूठ बोलते हैं, रिश्वत हो रहे, बेईमान है। और ये मुझे टेलीफोन करके कह तो मुझसे सुलह कर लो। मुझे एक बताओ कि एक डाकू आपके। अच्छा अशरफ साहब, आपको जरा आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आपको जरा दोबारा लाइन मिला लेते हैं, मैं उतनी देर सफदर साहब से बात कर लेता हूँ। सफदर साहब, ये अशरफ साहब कहते हैं कि इनका इल्ज़ाम ये है कि ये तो आप भी इस मिली भगत में शामिल हैं, जिन लोगों ने ये ज़मीन जो है वो धोखे से इनके भाई के बच्चों के नाम की है, पैसे लेकर, रिश्वत लेकर। तो ये अशरफ साहब का आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप भी इसमें शामिल हैं? मैं मेरी बात सुनो, मैं आपको पहली बात यह है कि सफदर ने भी लोग इस ईमानी में शामिल हैं, अल्लाह को देखा। इन लोगों ने मेरी भगत से ये झूठ बोल के पावर अटार्नी में ऐसी की थी तो आप अल्लाह को जिम्मेदार कर सके। अब आप झूठ बोलते हैं, रिश्वत हो रहे, बेईमान है। और ये मुझे
नहीं सर 2010 की गल है। ये इनका भाई मुख्तार आम सी सन 90 च इन्हें मुख्तार आम दिता, लाहौर रहिंदा सी, एजी ऑफिस मुलाजम सी इनका भाई। वही जमीन खरीददा सी, वही जमीन की देखभाल करता सी। नहीं तो ये तो अशरफ साहब का तो कहना यह है कि मैंने तो वो मुख्तार आम जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट जो बेचा जा सकता है या बेचने का इख्तियार है वो तो मैंने दिया नहीं। हाँ जी, वो नहीं दिया तो भाई ने अख्तियार सी। उन्होंने अपना 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ इंतकाल लिया, 2 नंबरदारों ने आके तस्दीक किया, फिर इंतकाल 11 ਚ वापस हो गया। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 16 ਚ फिर अदालत ਚ ਜਾ ਕੇ डिग्री कराई है सीनियर सिविल जज पाकपतन तो। ਇਹਨੇ को मुख्तार आम दिता तो किराया ना दिता होवे तो अपना किसी जरूरत हैगी कोई अपना जाके अदालत में धोखा देवे किसी पासे कर सकता। अच्छा, तो ये सफदर साहब ये बताएं कि अशरफ साहब का ये वाला जो इल्ज़ाम है कि जी आपने भी पैसे लिए हैं इनके भाई से, ये इल्ज़ाम गलत है? नहीं, ये 2010 से इंतकाल थी और 14 तो बाद रिकॉर्ड कंप्यूटर हो गया। अगर कोई इंतजाम हैगा सी इन्होंने ते वो अदालत थोड़िया पईयां सन, कोई AC DC सारे पासे जाके कह सकता सी, किसी अदालत में कह इंक्वायरी भी चलती थी। अच्छा चलें, आप अशरफ साहब की बात सुन लें। अशरफ साहब, ये मोहम्मद सफदर साहब कह रहे हैं कि जी जो आपने टर्नी दिया था, पावर ऑफ अटर्नी, उसके तहत आपके भाई को जमीन बेचने का या किसी के नाम करने का इख्तियार हासिल था। नो 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 नो, ये झूठ बोल रहे हैं जो लोग। इन सब लोगों ने मिलके रिश्वत ली है और मेरी सारी प्रॉपर्टी इन्होंने, इससे मैंने ये सवाल पूछा था, आपकी 30 साल की सर्विस है, आपने कौन सा नेकी का काम 30 साल में किया है? पटवारी होने की हैसियत से दे नो व्हाट दे वर डूइंग। इन्होंने रिश्वत लेके सब लोगों ने मिलके ये काम किया है। सही है, लेकिन वो अशरफ साहब, इनके पास FIR दर्ज हो चुकी है, दे आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। और मसला ये है कि वहां पे कोई आदमी जो है, पहला सवाल ये करता है अशरफ साहब प्रॉपर्टी कितने की है, उसके हिसाब से सोलिसिटर जो है, जज जो है, AC DC जितने आदमी है, पहला सवाल ये करते हैं प्रॉपर्टी कितने की है, उसके हिसाब से हमें रिश्वत दो और उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। और दूसरा मसला मेरे लिए अब ये बना हुआ है कि वो उसका बेटा मेरे भाई का जो है वो मुफ्त में मन्नो सलवा लिए बैठा हुआ है, उसे मकान का किराया आ रहा है, शॉपिंग सेंटर का किराया आ रहा है, जमीन का आ रहा है, वो पैसे इन लोगों को दे रहा है और ये पेपर वर्क को देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आंखें बंद करके रिश्वत की बेस पे ये फैसले सारे कर रहे हैं और कोई आदमी, इनको खुदा का खौफ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा नहीं अशरफ साहब, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने इनके खिलाफ अब FIR हो चुकी है और ये इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये लोग गिल्टी हैं, इन्होंने रिश्वत ली है, तो ये तो जेल जाएंगे, तो आपको तो फिर इंसाफ नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जो एंटी करप्शन वाले हैं वो ये उनको पैसे दे के ये निकल जाएंगे। ये 10 व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये आपकी परसेप्शन है या आपने इन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है आपका, तो उसके नतीजे में आपने ये राय कायम की है? ये लोग जिन्होंने फैसला किया है, ये बहाना बना रहे हैं कि मैंने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी कि वो दुनिया की कोई कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करती कि पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए वो अपने ब्लड रिलेशन को जमीन ट्रांसफर कर दे। अगर कोई पेमेंट की रसीद है जो इसने झूठ बोला है, 1,95,00,000 रुपए दे के इसकी बीवी ने मुझे से जमीन खरीदी थी, वो पैसों की कोई रसीद, बैंक अकाउंट, कोई चीज इनके पास है नहीं, किसी रिकॉर्ड में नहीं है, ये लोग उस पर अमल कर रहे हैं सिर्फ इस बहाने से कि मैंने जी पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, जिसकी लीगल वैल्यू नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। ये लोग अंधे काने बहरे डोरे हैं और रिश्वत की बेस पे दे डोंट वांट टू सी द पेपर वर्क, दे डोंट वांट। नहीं अशरफ साहब देखें, मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात एज ए पाकिस्तान ये है कि एक ऐसा मुहब्बे वतन पाकिस्तान है जिसने सारी उम्र बाहर रहकर कमाई की है और अपनी मेहनत की कमाई के पैसे पाकिस्तान में भेजे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है जी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, उसका पाकिस्तान के इदारों पर एतमाद नहीं है। मेरे लिए सबसे परेशानी की बात यह है कि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का पाकिस्तान के इदारों पर एतमाद नहीं है। मेरी बात सुने, मैं एतमाद की बात नहीं कर रहा है, दिस इज 100% करेक्ट। बीइंग ए सोलिसिटर माई सेल्फ, मैंने 40 साल यहाँ पे लोगों की खिदमत की है, मैं किसके पास जाऊं? मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं इन लोगों को मेरी कल की बात है, एक रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट। अच्छा बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुन ले, जी, उसने ओपिनियन दिया, केस आपने पढ़ लिया ना जो फैसला ने, उसने उसको एडवाइस दिया मेरे भाई के बेटे को कि आपका 80% चांस है तुम केस विन कर जाओगे। उस कौम से मैं क्या उम्मीद रख सकता हूँ? अच्छा, इस केस में अब जो फैसला लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे ना, बीइंग नॉट ए सोलिसिटर,
उसमें कोई इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो आदमी आपको राय दे सके कि आपके विनिंग के चांस हैं। उसमें क्लियर कट फ्रॉड इन एवरी सिंगल कॉर्नर, यू कैन सी इट। ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आमिर सईद साहब, एक तो मोहम्मद सफदर पटवारी जो हैं, जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अशरफ साहब कि इन्होंने पैसे लेकर और रिश्वत खाकर मेरी ज़मीन जो है भाई के नाम पर ट्रांसफ़र की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सफदर साहब ये कहते हैं कि इनके अटर्नी में ट्रांसफ़र करने का इख्तियार मौजूद था। लेकिन आमिर साहब, मोहम्मद अशरफ साहब कहते हैं कि मैं खुद सोलिसिटर हूँ, कानूनी मामला को मैं खुद समझता हूँ, मैंने ऐसा मुख्तारनामा दिया ही नहीं है अपने भाई को। और मोहम्मद अशरफ साहब ये भी कहते हैं कि मैंने एफआईआर भी लॉन्च कर दी है, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये जेल नहीं जाएंगे क्योंकि ये एंटी करप्शन करप्ट है, एंटी करप्शन को पैसे देकर छूट जाएंगे। इनको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं है। ये कह रहे हैं कि तहसीलदार करप्ट है, इन सब ने पैसे खाए हैं। फिर इन्होंने जज पर भी इल्ज़ाम लगाया। तो आमिर सईद राना साहब, एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं ज़ाती तौर पर इस पर अपनी परेशानी का इजहार कर रहा था कि एक बंदा जो पाकिस्तान से बाहर रहता है और पाकिस्तान के इदारों पर उसको कोई एतमाद ही नहीं है, और इस वजह से कि उसने खुद पूरा प्रोसेस से गुजर कर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सब करप्ट हैं, तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा आमिर सईद साहब? ये जब खुद एक बात क्लियर हो गई है कि जनरल पावर अटॉर्नी के अंदर इन्होंने दी हुई थी, जनरल पावर अटॉर्नी में दिया था कि मैं प्रॉपर्टी बेच भी सकता हूँ, प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता हूँ, क्या उस वक्त इनकी आंखें बंद थी? जब आप किसी को लिख के देते हैं तो स्पेशल पावर अटॉर्नी, जनरल पावर अटॉर्नी में ज़मीन उस्मान का फर्क है। अगर आपने जनरल पावर अटॉर्नी दी है, उसमें स्पेशल की वर्डिंग लिखी होती है कि मैं ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली दे रहा हूँ, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ये नीचे से लेकर ऊपर तो चले जाए। अगर इन्होंने प्रॉपर्टी जनरल पावर अटॉर्नी दी है और उसके अंदर इनको पावर दी है कि प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकते हैं, और आज ये इस मौके पहुंचे कि नहीं जी वो मैंने साइन नहीं किए थे, गलत किए थे, तो उसका एक तरीकाकार है, उसको ये जाके खत्म करवा ले। वहाँ एप्लीकेशन मैंने दिया नहीं था, अब दिया नहीं था या ये गलत था, दो चीज दोनों में फर्क है। अगर जो दिया था और उसको कैंसिल करा रहे हैं, इट मीन कि उनको जनरल पावर अटॉर्नी दी थी कि वो बेच सकते थे। अगर दिया ही नहीं था और उन्हें खुद ऐड कर दिया है स्पेशल पावर अटॉर्नी, स्पेशल पावर अटॉर्नी 500 के स्टाम्प पे आना है, जनरल पावर अटॉर्नी 1200 के स्टाम्प पे आना है, इतना तो हर बंदे को पता है, उसके अंदर वर्डिंग है। तो दोनों के अंदर अगर उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर हो गई है और एफआईआर के ऊपर अगर प्रोसीडिंग चल रही है, कार्रवाई चल रही है, तो कार्रवाई होनी है। कार्रवाई का मतलब ये तो नहीं कि एक दिन अपनी एफआईआर हुई है और अगले दिन बंदे उठा के अंदर फेंक दे, ये तो तरीकाकार कोई नहीं है। क्या ये बंदे सच्चे हैं? दोनों को देखना है एजेंसी ने कि आया किसकी बात में कितना वजन है, किसने डॉक्यूमेंट दिए थे या नहीं दिए थे। डॉक्यूमेंट्स अगर स्पेशल थे और उसमें टेम्परिंग करके इन्होंने पावर अटॉर्नी को जनरल बनाया है, तो वो उसके ऊपर देखा जाएगा। तो दो तीन चीजें होती हैं जिनको देख के क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकती है। लेकिन अगर उन्होंने उसको कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जाना है, तो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि हम सिविल कोर्ट में गए हुए हैं और सिविल कोर्ट ने वो केस चला रही है। अगर सिविल कोर्ट केस चला रही है और चलाने के अंदर उन्होंने इसके थंब इंप्रेशन देने, अगर स्पेशल पावर अटॉर्नी पे इनके थंब इंप्रेशन और लगे हुए थे और जनरल पे और लगे हुए थे, या उसके अंदर अगर कटपट की हुई थी, तो वो फौजी का पर्चा है, वो पर्चे को फेस करेंगे। उसमें आपको बरी हो जाए या कोई अच्छा वकील करके, तो उसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि सिस्टम खराब है। हमेशा पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है वो हमेशा से कमजोर रहा है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हुए कई चीजें होती हैं जिनको आप मद्देनजर नहीं रखते। जो एप्लीकेशन ढीली होती है, उसको जो डिफेंस लॉयर होता है वो उसको क्रॉस करते हुए उसको उड़ा देता है, या उसकी जो एप्लीकेशन होती है उस एप्लीकेशन के मुताबिक ऑफेंस बन नहीं रहा होता है। तो इसमें कई चीजें हैं, लेकिन जो मुझे इनकी बातों से अंदाजा हो रहा है, इन्होंने अगर भाई को अपनी पावर अटॉर्नी दी है और दूसरे भाई भी जो बैठे हुए हैं इनके पास पटवारी, ये जो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि स्पेशल पावर अटॉर्नी नहीं थी, वो जनरल पावर अटॉर्नी थी। तो जनरल पावर अटॉर्नी में उन्होंने इख्तियारात दिए थे। जब इख्तियारात दिए हो तो फिर अगर आप कहते हैं कि वो इख्तियारात ये गलत इस्तेमाल किए इन्होंने। आमिर साहब, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली हुई तो अशरफ साहब के साथ जाती है इनके भाई की तरफ से, लेकिन गलती इनकी अपनी है, आप ये कह रहे हैं? अपनी गलती, देखिए अपनी गलती को की वजह से आप ये ना कहें कि मुल्क का सारा सिस्टम ही खराब है, सारे करप्ट हैं, पुलिस गंदी है, जुडिशरी गंदी है। मेरी बात आप अपनी देखें कि आपने किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट दिया था। अगर डॉक्यूमेंट दिया था तो डॉक्यूमेंट दे के उसके मुताबिक चलना है। आप जी अशरफ साहब, मेरी बात भी सुन लें। जी अशरफ साहब, बात भी सुन लें। मैंने बिल्कुल क्वाइट होके आपकी बात इन साहब की बात बिल्कुल सुन ली है। जी अब मेरे सवाल का मकसद ये है
कि मैंने जो कुछ भी किया था ना वो गुड फेथ में किया था। मैं ये नहीं पता था कि मेरा भाई बेईमानी करके ये ठीक है, सारी जिंदगी की कमाई से फारग कर देगा। मैं ये कह रहा, मेरा ठीक है, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अब आप पॉइंट पे आए ना। अब आप अशरफ साहब ये कह रहे हैं कि आपने गुड फेथ में अपने भाई को जनरल पावर ऑफ अटर्नी दी थी। मामला क्लियर हो गया भाई। यही तो आमिर सईद साहब कह रहे हैं कि आपने आप यही तो में दी थी भाई को, भाई ने आगे इस्तेमाल कर ली। आज इनको पता चला भाइयों के दरमियान लड़ाई हो गई और लड़ाई के बाद आप ये कोर्ट्स में आ गए हैं। तो कोर्ट्स के अंदर अगर गुड फेथ में दी है तो मीन की एडमिट कर रहे हैं कि मैंने उनको जनरल पावर अटॉर्नी दी थी। अगर जनरल पावर अटॉर्नी ये कहते हैं फ्रॉड कर गया है तो आप उसको बेनामी का दावा कर सकते हैं कि मैंने इसको पैसे दिए थे कि ये मेरे ब्याह पे लेगा। किसके पास दावा करूं ये मुझे बताओ। आप सिविल सूट फाइल करें, सिविल सूट के अंदर बेनामी का दावा फाइल करें। सिविल जज कहता है मैं फाइल देख के फैसले नहीं करता। पुलिस कहती है जी जुडिशरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। जमीन कितनी है, क्या मुझे इस हिसाब से रिश्वत दो। तुम किसकी बात? कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। जो सिविल जज आपको इस तरह की बात करता है, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बना हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ चले जाए, वहाँ एप्लीकेशन देंगे, उस जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं अशरफ साहब देखें, कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम मौजूद है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिस्टम। और मेरे भाई सिस्टम डीरेल हो चुका है। मैंने एंटी करप्शन से डायरेक्टर से बात की है, मैंने हर बात से हर आदमी से बात की है। उनका जवाब ये है जी यहाँ पे सिस्टम जो है ना वो उनकी जेब, हर आदमी की अपनी कानून उनकी जेब में है। वो जिसको जिस वक्त जब चाहते हैं निकालते हैं, यूज करते हैं। किसी आदमी जो इंसाफ पे बिलीव करता ही नहीं है। और ये साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये सीखा है, कहाँ से सुना है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ। मैंने करोड़ों रुपया जाया कर दिया रिश्वत दे के, आई एम नॉट गेटिंग एनीवेयर। ये बात तो ठीक है आपकी, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं, आप है। इत्तेफाक नहीं करते। आप नहीं, आदमी जो बैठा हुआ है ना वो आमिर सईद साहब माहिर कानून है, वो अपनी जाहिर है उनकी राय है। लेकिन बहरहाल ये बात ठीक है अशरफ साहब आपकी कि पाकिस्तान में इदारे करप्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई फोरम आपकी सुनने वाला नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त खुद, आप एक वाहिद फोरम है जिसने आपको ऑन मुझे डाल दिया है। मैंने बीइंग ए क्वालिफाइड पर्सन, मैंने आईजी तक ब्रिगेडियर इम्तियाज, ISI, FIA के पास 9 महीने की फाइल पड़ी हुई है। वो कहते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, बेसाइड फ्रॉड हुआ है, लेकिन वो जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई था, इसलिए अब सूबाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, FIA एक्शन लेगी। अब साल से ज्यादा हो गया, FIA ने कोई एक्शन लिया। किसके पास जाऊं मैं, मुझे ये बताओ। मैंने चीफ जस्टिस को लेटर लिखे, नैब वालों को लिखा, वो कहते जी 5 आदमी लेके आओ फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कोई आदमी नहीं है जो इस आदमी से ये पूछे, इसके बेटे से, तुम्हारे पास ये 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई। एक 12 साल का लड़का जाता, जब जमीन इसके पास, इसके बाप ने मेरे पैसों से लेकर ट्रांसफर कर दी, मालिक है शॉपिंग सेंटर का, कोठी है, दुकान है, जमीन है, प्लाट है, वो कब्जा नहीं छोड़ रहा। लोगों को वो बुला रहा है बाहर से पैसे देके के कब्जा जबरदस्ती कर लो। मैं किसके पास जाऊं? पुलिस कहती है जी जुडिशियल मैटर है, कोर्ट के पास जाएं। कोर्ट कहता, जज कहता जी ये बताओ कि कितने की पेपर वर्क कोई आदमी देखने के लिए। सही है, बिल्कुल सही है अशरफ साहब, आपके कंसर्न्स बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त हल इसके अलावा और कोई है भी नहीं कि आप जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं उनका दरवाज़ा खटखटाते रहें। आमिर सईद राना साहब की एक राय है, आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये बात आपकी ठीक है कि मुश्किलात ज़रूर हैं यहाँ पर, आसानी के साथ मेरिट पर फौरी तौर पर फैसले नहीं होते। बेशुमार रुकावटें पुलिस के डिपार्टमेंट में आपको फेस करना पड़ती हैं, बेशुमार रुकावटें आपको पटवारी और तहसीलदार और मालखाने के डिपार्टमेंट में आपको फेस करना पड़ती हैं। तो सब प्रॉब्लम्स बिल्कुल मौजूद हैं। अशरफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, हम आपकी आवाज़ उठा सकते थे, आपकी आवाज़ तक पहुँचा सकते थे, जो हमने कोशिश की। सफदर पटवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सईद राना साहब हमारे साथ मौजूद है और सफदर सुखेरा साहब, आप सब मेहमानों का ये शुक्रिया। आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा। नाज़िम मुझे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।